दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप बिहार के गांव के रहने वाले हैं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि बिहार में मार्च 2024 तक करीब 8076 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। यानी कि गांव की सड़कों की मरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाया जाएगा, उन्हें चकाचक कर दिया जाएगा। जहाँ ये गांव की सड़कों के बारे में बताया गया है। जहाँ ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसी सड़कों का चयन किया है। ये सभी सड़कें कम से कम 10 साल पुरानी हैं। जहाँ इन सभी सड़कों के निर्माण के बाद उनके मेंटेनेंस से संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। ये सड़कें कई जगह खराब हालात में हो गई थी। ऐसे में अब फिर से सड़कों की मरम्मत और फिर उनका रखरखाव बेहतर तरीके से करने के लिए टेंडर के माध्यम से करने के लिए ठेकेदारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों को बेहतर बनने के बाद उनकी फोटो सहित रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर की होगी। बाद में किसी सड़क में कोई भी शिकायत मिलने पर जूनियर इंजीनियर भी जवाबदेही होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों की जनता को महंगाई का झटका लगा है। जब बिहार की जनता को भी महंगाई का झटका लगा है, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपको झटका लगा है। झटका इन बातों को लेकर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जब बिहार में पेट्रोल 43 पैसे और डीजल 40 पैसे महंगा हो गया। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल के दाम में 46 पैसे और डीजल के दाम में 43 पैसे का इजाफा हुआ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। ये बिहार सरकार का ही काम है, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा ही आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जब बिहार सरकार ही आज बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सूचना क्रांति के दौर में बिहार के युवा डिजिटल साक्षरता में पिछड़ गए हैं। यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपको डिजिटल से जुड़ी हुई उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी अदर स्टेट के लोगों को है। बिहार के 15 से 29 साल के युवा ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजने, फाइल फोल्डरों को कॉपी या फिर एक जगह से दूसरे जगह करने, कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करने जैसे कामों में देश के ज़्यादातर राज्यों के युवाओं से पीछे हैं अपने बिहार के युवा। ये खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 15 से 29 साल के बीच केवल 14% युवाओं को अटैचमेंट्स के साथ ईमेल भेजना आता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 41% है। कंप्यूटर पर किसी फाइल को कॉपी करने या फिर फाइल दूसरी जगह पेस्ट करने की जानकारी भी केवल 26% के युवाओं को ही है। इसमें राष्ट्रीय औसत 41% है। इस मामले में पहले स्थान पर 73% के साथ केरला तथा 71% के साथ दूसरे नंबर पर पुडुचेरी है। चंडीगढ़ के 67% युवाओं को ईमेल अटैचमेंट भेजने की जानकारी है। सबसे कम असम के यानी कि 13% युवा फाइल कॉपी करने या फिर दूसरी जगह पेस्ट करने की जानकारी रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अपने आगमन के साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने कथा के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र को लेकर के बयान दिया है। इसने बिहार में बड़े विवादों को जन्म दे दिया है। जी हाँ, पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा है कि एक दिन एक साधु ने मुझसे कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये संभव कैसे है। मैंने उसे जवाब दिया है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस इसे बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। अब उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बिहार की अलग अलग पार्टियों के नेता धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान की निंदा कर रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने को लेकर के हमने आशंका जताई थी कि वे धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव की बात करेंगे और हमारी आशंका सही साबित हुई है। वे भाजपा और आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए पटना आए हैं। राजद के नेता ने कहा कि मैं बागेश्वर बाबा को बताना चाहता हूं कि बिहार महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली और फिर महात्मा गांधी की कर्मस्थली रही है। बिहार की जनता खुद को
भगवान के दूत बताने वालों को ऐसे लोगों का एजेंडा नहीं चलने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बात करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री को कर्नाटक चुनाव का परिणाम देख लेना चाहिए। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का नाम लेने पर भगवान भाजपा पर गुस्सा हो गए। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा है कि भारत संविधान और कानून से चलने वाला देश है। क्या हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए वे संविधान को भी बदल देंगे? ये संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में हुई पुलिस की छापेमारी में 5 नाबालिग के साथ 2 महिला दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पूर्णिया के आरची अधीक्षक आमिर जावेद को गुप्त जानकारी मिली थी कि पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में स्थित रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़की को लाकर के धंधा करवाया जा रहा है, जिसके बाद आरसी अधीक्षक आमिर जावेद ने डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित की और फिर गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने सभी को हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस और एनसीपीआर की इस गुप्त छापेमारी से पूरे रेड लाइट एरिया में सनसनी फैल गई। जब मामले की जानकारी देते हुए पूर्णिया के आरसी अधीक्षक आमिर जावेद ने बताया है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि रेड लाइट एरिया में दलाल के द्वारा नाबालिग को बुला करके धंधा करवाया जा रहा है, जिसके बाद डीएसपी पुष्कर कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और फिर छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए दलाल से पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। जब कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की विदाई हो गई है। कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत पर विपक्षी एकता के मिशन में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए बधाई दी और फिर शुभकामनाएं दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत एवं स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पूर्व सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर विपक्ष को इतराने की जरूरत नहीं है। आरजेडी जदयू को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने कांग्रेस की पुरानी हार को याद दिलाते हुए कहा कि 2013 और 2018 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद भी कांग्रेस लोकसभा में हार गई थी। दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी का जादू खूब चला, जब उनकी पार्टी के प्रत्याशी को काफ़ी वोट मिले। ये बात और है कि प्रयागराज में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। एआईएमआईएम के महापौर पद के प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान को मात्र 24,023 वोट मिले। जहाँ एआईएमआईएम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी तैयारियां की थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे थे। महापौर का चुनाव भी पूरे दमखम से लड़ा। इसमें 2 वार्डों में पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को जीत मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि हज पर जाने वाले जायरीन में से 25 जायरीन ने हज यात्रा रद्द कर दी है। जहां हज के लिए 868 लोगों ने आवेदन किए थे। आवेदकों की संख्या कोटे से कम होने से सभी का चयन कर लिया गया था। हज का किराया जारी होने के बाद लगभग 4 लाख रुपए की यात्रा पड़ रही है। जब लोगों ने आवेदन को तो रद्द कर दिए, लेकिन महंगाई की वजह से इनकी संख्या और कम हो गई। लगातार महंगे होते जा रहे हज का असर आवेदकों की संख्या पर भी पड़ रहा है। जब इस साल सभी खर्च मिलाकर के हज का किराया 4 लाख रुपए बैठता है। जब कोरोना से पहले साल 2019 में हज का किराया 2,36,000 से 3,22,000 रुपए था। उस साल 14,500 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था। लॉटरी सिस्टम से उनका चयन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि जन सुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पिछले 5 से 7 सालों में 2 नए उद्योग शुरू हुए हैं, शराब माफिया और बालू माफिया। ये दोनों उद्योग आज से 5-7 साल पहले इतने बड़े पैमाने पर ये नहीं थे जितने कि आज हो गए हैं। और उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में आज लाखों करोड़ रुपए की शराब और फिर बालू की लूट हो रही है, जहाँ इसमें नीचे से ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, लेकिन शराब की घर घर होम डिलीवरी के रूप में हो रही है। यही स्थिति बालू की है। जो जितना ताकतवर है वह वहाँ से बालू उठा रहा है। आज कोई इसको रोक
रोकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि बालू से भरी ट्रक 1000 से 1500 की संख्या में NH-19 पर खड़ी रहती है, जिसे पैसा देकर के पास कराया जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि एक ट्रक पर 15,000 रुपए तक का घूस लिया जाता है। आज बालू और शराब के नाम पर करोड़ों रुपए लूट हो रही है। बिहार सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी ऐसी घटना पर खुल करके शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फ़ोन, जहाँ इसके बिना हमारे कई ज़रूरी काम भी रुक जाते हैं। ऐसे में अगर कभी फ़ोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। जहाँ अगर किसी का फ़ोन खो जाता है तो फिर वे लोग परेशान होने लगते हैं और फिर फ़ोन को तलाशने के लिए पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं, लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। अब ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब आपका खोया हुआ या फिर चोरी हुआ फ़ोन सरकार तलाश करेगी। हमारे स्मार्टफोन में कई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए इसके खो जाने से हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही हमारा निजी डेटा भी लीक हो सकता है। अब सरकार ने स्मार्टफोन की उपयोगिता और फिर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक नए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से आपका खोया हुआ फ़ोन आसानी से मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोगों के खोए हुए फ़ोन और फिर पर्सनल डेटा को सेफ रखने का एक कारगर उपाय तलाशा है। केंद्रीय मंत्री ने संचार सारथी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। हालांकि अभी इसकी सर्विस शुरू नहीं की गई है। लोगों के लिए ये पोर्टल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे के मौके पर लाइव होगा। आप इस ऐप की मदद से अपना खोया हुआ फ़ोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपका फ़ोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने BPSC को शिक्षक नियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर दिया है। इसी के साथ आयोग ने विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित किया है। जहाँ प्राथमिक विद्यालय के लिए केवल सामान्य अध्ययन, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय के साथ सामान्य अध्ययन की भी परीक्षा ली गई है। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे और फिर नेगेटिव मार्किंग भी होंगी। जल्द ही विज्ञापन का प्रकाशन करके आयोग ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। जहाँ समय समय पर नियुक्त परीक्षा से संबंधित सूचना आयोग ने अपने वेबसाइट के माध्यम से देने की बात कही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आजकल लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी आम हो गया है। लोगों के पास महंगे से महंगा स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाता है। जब वहीं फ़ोन के लिए होने वाला रिचार्ज भी काफ़ी महंगा हो गया है। हर महीने लोगों को करीब 200 से 300 रुपये तक रिचार्ज मोबाइल फ़ोन पर करना पड़ता है। इस बीच एक मैसेज काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि PM नरेंद्र मोदी के जरिए भारतीयों को फ्री मोबाइल रिचार्ज दिया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे मैसेज वायरल होते रहते हैं, जिनके जरिए लोगों में अफवाहें फैलाकर या तो उसमें भ्रमित करने का काम किया जाता है या फिर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भी काम किया जाता है। अब एक ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका फैक्ट चेक PIB फैक्ट चेक की ओर से किया गया है। PIB फैक्ट चेक की ओर से एक वायरल मैसेज में किए गए दावे का फैक्ट चेक किया गया है। इस वायरल मैसेज में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को 239 का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री दे रही है, ताकि 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग BJP को वोट कर सके और फिर इसे BJP सरकार बन सके। इसके साथ ही मैसेज के नीचे एक लिंक दिया गया है, जिसमें क्लिक करने के लिए बोला गया है। लेकिन फैक्ट चेक ने यह बात साबित कर दिया है कि ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है, गलत है। इस तरीके से मैसेज को शेयर ना करें, ना ही इस तरीके की लिंक पर क्लिक करें। अगर आप इस तरीके की लिंक पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। जी हाँ, आप कंगाल हो सकते हैं। आपकी गाड़ी कमाई को साइबर फ्रॉड एक झटके में ही उड़ा सकते हैं। और ना ही इस मैसेज पर आप विश्वास करें, जी हाँ, क्योंकि ये मैसेज फर्जी है, गलत है, भ्रामक है। जी हाँ, इस तरीके का मैसेज सोशल मीडिया पर आप भी शेयर ना करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। नवतपुर के तरैत पाली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बाबा हनुमंत कथा का पाठ कर रहे हैं। वहीं बिहार में गर्मी का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ कड़ी धूप से लोग परेशान हैं, लेकिन इस बीच गर्मी पर भक्तों की आस्था भारी पड़ गई है। जब भारी संख्या में समर्थक दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। भक्तों को गर्मी से कोई भी लेना देना नहीं है। इनकी आस्था गर्मी पर भारी पड़ रही है। हजारों भक्त बाबा बागेश्वर के दर्शन करने
को लेकर के उत्साहित हैं। यहाँ भक्त एक तरफ जहां बाबा से मिलने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। नवतपुर के तहत पाली मठ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों जिलों से भक्त यहां आए हैं, जहां मठ जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां अप्रैल माह में प्रचंड गर्मी के बाद मई महीने में काफ़ी दिनों तक मौसम का मिजाज नरम रहा, लेकिन शुरुआती सप्ताह के बाद एक बार फिर से अब प्रचंड लू ने दस्तक दे दी है। जहां कई जिलों में लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। दिन का तापमान अब 40 नहीं बल्कि कई जिलों में 42 डिग्री तक पार कर चुका है। इस बीच बारिश की दस्तक का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात तूफान मोचा के कारण मौसम में फिर से एक बार बदलाव देखा जा सकता है। कई जिलों में इसका आंशिक असर भी पड़ सकता है। जहां इस दौरान मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बूंदाबूंदी बारिश की संभावना है। हालांकि इस बूंदाबूंदी से राहत कम और फिर परेशानी अधिक हो सकती है। हल्की बारिश के कारण उमस और गर्मी में बढ़ोतरी भी हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में आज 15 मई को हल्की बारिश के आसार हैं। आज 15 मई को सुपौल, भागलपुर, अररिया, मुंगेर, जमुई और बांका समेत 13 जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि 16 मई को अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान मोचा अब अधिक मजबूत हो गया है, लेकिन इसका असर बिहार में अधिक नहीं पड़ेगा। मोचा तूफान अपना रुख बदल चुका है और बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ गया है, इसलिए बिहार इससे अधिक प्रभावित नहीं होगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार में इस वक्त मौसम शुष्क है। गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि लोगों का जैसे दम घुटने लगा है। जब पूरे दिन लोग हीट वेव से परेशान हैं, जब वही लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान शनिवार दोपहर के करीब कोलकाता पहुंचे। जहां सलमान खान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे। ये खबर सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गई। सलमान खान अपने दबंग टूर के लिए बंगाल शहर में आए हैं और फिर शनिवार को ईस्ट बंगाल क्लब में एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए आए थे। यहाँ शो से पहले सलमान खान ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। समाचार एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अभिनेता सलमान खान अपने सुरक्षा के साथ CM के घर के बाहर स्पॉट किए गए। लोगों के बीच सलमान खान और ममता बनर्जी की ये मुलाकात एक चर्चा का विषय बन गया। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई है, ये क्वेश्चन है। आपको बता दें कि भाईजान और ममता बनर्जी की ये मुलाकात 30 मिनट की थी। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और दुकान खोलने वाले हैं, बिहार के किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं और दुकान खोलने वाले हैं अपने ज़िले में, तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये खबर आपके बहुत बड़े ही काम की है। आपको बता दें कि बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत पूरे बिहार में अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो फिर आपको पहले इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए आप किसी भी तरीके की दुकान नहीं खोल सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह खबर के अनुसार बिहार के किसी भी जिले में दुकान के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हैं या फिर पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ 3 प्रकार से लाइसेंस मिलता है। GST रजिस्ट्रेशन, शॉप रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शॉप रजिस्ट्रेशन करने के बाद दुकान पूरी तरीके से कानूनी नियमानुसार हो जाता है। इससे दुकानों को आसानी से लोन मिलता है। वहीं आपको ISO नंबर तथा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने में भी आसानी होगी। यदि कोई दुकान से सामान लेने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.serviceonline.gv.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप शॉप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म को सही भर दें, साथ ही साथ मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करें। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के दरभंगा में 16 और 17 मई को जॉब कैंप लगने वाला है, यानी कि रोजगार मेला लगने वाला है। जो युवा नौकरी चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो यहाँ उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक
नियोजनालय दरभंगा के द्वारा 16 मई को मनीगाची प्रखंड के एसडीसी में एवं 17 मई 2023 को बेनीपुर प्रखंड के एसडीसी में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन होगा, यानी कि रोजगार मेला लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं एवं ITI पास युवा इस जॉब कैंप में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस रोजगार मेला में उपस्थित होने के लिए युवाओं की आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच निर्धारित किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कर्नाटक चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा है कि ये कर्नाटक की जनता की जीत है। साथ ही हमारे नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और 5 योजना कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम ये चुनाव रहा। आम मतदाता महंगाई और फिर बेरोजगारी के लिए चिंतित है, जबकि भाजपा लगातार धर्म की राजनीति करके उन्हें बरगलाने का काम करती है। कर्नाटक के मतदाताओं ने भाजपा को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये जनता के मिजाज का लिटमस टेस्ट था, जिसमें जनता ने फर्जी हिंदुत्व, बेरोजगारी और फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली और फिर देश की एकता को खंडित करने वाली भाजपा के खिलाफ वोटिंग करके प्रधानमंत्री की तानाशाही नीतियों पर हमला किया है। कर्नाटक की जीत पर प्रदेश पार्टी कार्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, ढोल नगाड़े के साथ गुलाल भी उड़ाए हैं। इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत का वीआईपी ने भी स्वागत किया है। वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और फिर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कर्नाटक के मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि कर्नाटक ने साबित कर दिया है कि जोड़ तोड़ से नहीं बल्कि जनादेश से सरकार बनती है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी चुनाव धन बल और बाहुबल से नहीं जीता जा सकता है। मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव ने कई तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यह चुनाव परिणाम ये भी बताता है कि भावनात्मक चुनावी मुद्दे चुनाव नहीं जीता जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक विरोध के बीच बिहार पहुंचे। इनके आगमन के बाद से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जब बाबा के बिहार में पहली बार दरबार लगा है, जहाँ ऐसे में पड़ोसी राज्यों के साथ नेपाल तक के भक्त दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। जहाँ ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि बाबा के दरबार में उनकी पर्ची कैसे निकलेगी। दरअसल बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार बिहार बागेश्वर फाउंडेशन में संपर्क कर रहे हैं। जहाँ ऐसे श्रद्धालुओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें केवल दरबार में जाकर के बैठना है। बाबा लोगों को खुद ब खुद बुला करके पर्ची निकालेगी। साथ ही आम लोगों को कहीं कोई रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयोजन में रोज़ शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा और फिर भजन के बाद प्रसाद वितरण किया जा रहा है। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आया हूं और हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, बल्कि हिंदू हिंदू करता हूं। उनके इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो बीजेपी के लिए संदेश है जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। सब धर्म के गुरु को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा है कि विरोध भाजपा के एजेंडे का है, जो वो चाहती है कि धर्म के आधार पर आपसी भाईचारा खत्म करे। कोई गड़बड़ करेगा तो फिर ये बिहार है और बिहार में कानून अपना काम करेगा। लेकिन भाजपा जिस तरीके से उछल करके बाबा की सेवा में लगी हुई है, ये बता रहा है कि बाबा के भरोसे ही अब बीजेपी है। अब तो बजरंगबली भी नाराज हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई है, अब बीजेपी क्या करेगी? और ज़्यादा अगर है तो फिर बीजेपी बाबा बागेश्वर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी अपना कॉपीराइट उनको बताने में लगी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इसी कड़ी में इस परीक्षा से जुड़ी हुई एक जरूरी खबर निकल करके सामने आई है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार शरीफ से निकल करके सामने आ रही है, जहां इस परीक्षा में शामिल होने पहुंचे विद्यार्थियों ने जम करके हंगामा किया। दरअसल बिहार शरीफ के 29 केंद्रों पर मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान कुछ परीक्षार्थी लेट से परीक्षा सेंटर पहुंचे तो फिर उन्हें एंट्री नहीं मिली। गार्ड ने परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया था। इसके बाद परीक्षार्थियों ने जम करके हंगामा किया। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के आरपीएस स्कूल के समीप का है, जहां परीक्षा केंद्र का गेट नहीं खुला तो फिर परीक्षार्थी बीच सड़क पर उतर आए और आगमन अवरुद्ध कर दिया।
दोस्तों अब बात करेंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। जी हां, वहीं कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि दक्षिण भारत का इकलौता किला ढहने पर जहां अन्य राज्यों के भाजपा नेताओं में मातम पसरा हुआ था, तो फिर वहीं बिहार भाजपा के बड़े नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां टीवी पर वोटों की गिनती चल रही थी और दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता पटना में सिनेमा देख कर के हार का जश्न मना रहे थे। ललन सिंह ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें कांग्रेस 224 सीटों में से 136 सीटें जीत करके विजय हुई है, ये साबित करती है कि धार्मिक गुंडागर्दी और नैरेटिव बनाने से चुनाव में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब धार्मिक गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत का इकलौता किला ढहने पर जहां अन्य राज्यों के भाजपाइयों को मातम पसरा हुआ था, तो फिर वही बिहार भाजपा के शीर्ष नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। भाजपा नेताओं का यह आचरण दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के गिरते ग्राफ से ये लोग कितने खुश हैं। आपसी लड़ाई में ये लोग इतने उलझे हुए हैं कि इन्हें जनता और विपक्ष दलों की तरफ देखने की फुर्सत तक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा के हारने पर ये लोग निश्चित ही दरी चटाई ले जाकर के चिड़ियाघर में पिकनिक मनाएंगे। ललन सिंह ने कहा है कि देश के लोग उन लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे जो वास्तविक मुद्दे को हल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से पीड़ित 21 बच्चों को भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 19 बच्चों को ठीक होने के बाद डॉक्टर ने घर वापस भेज दिया है। वहीं 2 बच्चों का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जहां एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में इस बार अब तक 21 बच्चे चमकी बुखार से ग्रसित भर्ती हुए हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे मुजफ्फरपुर के ही हैं। जहां इनके साथ ही 2 बच्चे सीतामढ़ी चंपारण के भी एक 2 बच्चे हैं। जहाँ उन 2 बच्चों का भी यहाँ डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। समय समय पर सभी बच्चों को खाने पीने की चीज़ें भी दी गई। आपको बता दो कि कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर में सैकड़ों की संख्या में बच्चों की जान गई थी इस चमकी बुखार की वजह से। जब भी साल में गर्मी का महीना आता है तो फिर लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि कहीं चमकी बुखार फिर अपने कहर न बरपाना शुरू कर दे। हालांकि इस बार चमकी बुखार का प्रकोप अगले साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले बेहद कम है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि दरअसल उनके कई महीनों से लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 35 अरब 51 करोड़ से ज़्यादा की राशि को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बिहार के पंचायती राज संस्थानों से लिए गए निकायों के अधीन काम कर रहे 2 लाख शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा पैसे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन और फिर दूसरे फेज के लिए 35 करोड़ 51 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन और दूसरे फेज के लिए 35 अरब 51 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जहां काफ़ी बढ़ा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के सरैया तुर्की पथ में छित्री गांव में स्थित स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप से बेखौफ बदमाशों ने देर रात 4 लाख रुपए लूट लिए। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 4 लाख रुपए लूट करके तुर्की की तरफ फरार हो गए। जहां अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 6 फायर किया, लेकिन सभी कर्मी बाल बाल बचे। पुलिस के अनुसार शनिवार की देर शाम करीब 8 बजे 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। जब पेट्रोल पंप पहुंच करके दहशत फैलाने को लेकर के नोजल मैन मोहम्मद आसिक पर फायर कर दिया, जिससे नोजल मैन पीछे की तरफ फरार हो गया। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 4 लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे तथा 2 अपराधी हाथ में पिस्तौल लिए हुए कैश काउंटर में घुस गए तथा 2 फायर करके कैश की गिनती कर रहे मैनेजर नरेश मिश्रा से लगभग 4 लाख कैश लूट लिए और फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां जदयू अध्यक्ष ललन सिंह की मटन पार्टी में जमकर के मारपीट हुई। मटन और पुलाव खाने के लिए कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और मुंगेर का पोलो मैदान रंग क्षेत्र में बदल गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच जमकर के मारपीट हो गई। हालात को बिगड़ता देख करके पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। महाभोज में खाने को लेकर के हुए भगदड़ में सदर डीएसपी राजेश कुमार सिन्हा घायल हो गए। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मुंगेर के पोलो मैदान में मटन पुलाव का महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में मटन का
लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मटन खाने को लेकर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर के मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद महाभोज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात को बिगड़ता देख करके महाभोज की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करके उन्हें मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की। या पुलिस की पिटाई से बचने के लिए कार्यकर्ता गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। इस भगदड़ में सदर डीएसपी राजेश कुमार सिन्हा घायल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर के जमकर के बवाल मचा था। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें अफवाह करार दिया था और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब केरल से एक बिहारी मजदूर की जान लेने का मामला सामने आया है, जहां मलप्पुरम में चोरी के आरोप में एक प्रवासी मजदूर की पीट करके हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रवासी मजदूर बिहार के पूर्वी चंपारण का निवासी बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ एनएससी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मंजूरी तमिलनाडु के राज्यपाल ने दे दी है। ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो राजभवन ने बयान जारी करके बताया है कि ये गलत है, अफवाह है। राजभवन ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि तमिलनाडु में के राज्यपाल ने बिहार के एक व्यक्ति के खिलाफ एनएसए के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी। ये बात सही नहीं है। राज्यपाल ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एनएसए लगाने की अनुमति नहीं दी है। लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके के फर्जी बातों पर यकीन ना करें, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी ना करें। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में कथित रूप से प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप लगे हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। उन्हें 18 मार्च को बिहार के बेतिया से गिरफ्तार किया गया था। मनीष तमिलनाडु की मदुरई जेल में है। आपको बता दें कि एनएसए बेहद सख्त कानून है। इसके तहत आरोपी को पुलिस 12 महीने तक हिरासत में लेकर रखती है। ये ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे देश को खतरा हो। इसका इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या फिर राज्य सरकार कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े मुखिया पति की गोली मार करके जान ले ली है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जब मामला बरहाड़ा प्रखंड के कृष्णनगर ओपी क्षेत्र के सरैया बाजार का है। मुखिया पति की जान लेने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और उन लोगों ने मुखिया पति के सब आरा सरैया मुख्य मार्गों को जाम करते हुए बाजार को बंद कर दिया। दरअसल आरा में दिन दहाड़े मुखिया पति की गोली मार करके जान ले ली गई। यह कृष्णनगर ओपी पुलिस थाना क्षेत्र के बरहाड़ा प्रखंड के पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी की पति महेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव के बदमाशों ने सरैया बाजार में गोली मार करके जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि मदर्स डे सभी के लिए खास होता है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए भी ये दिन बहुत ही खास है। वह अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, या सभी अपनी मां से प्यार करते हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव की मां अपनी मां की को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी मां को एक सुंदर सा गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये भेंट उनकी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। दरअसल राज्य के पूर्णिया जिले के यानी कि बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित ग्लोबल ब्रांड हाउस ऑफ मैथिली ने साड़ी पर राबड़ी देवी और फिर तेजस्वी यादव की तस्वीर को बनाया है। हाउस ऑफ मैथिली की ओर से मदर्स डे के मौके पर खास तरीके की पेशकश की गई है। इस साड़ी के जरिए बिहार के डिप्टी सीएम और उनकी मां के बीच का प्रेम खास तौर से देखा जा सकता है। ये बात सभी को याद रखनी चाहिए कि मां और एक बच्चे के बीच का प्रेम बहुत ही खास होता है। ये तोहफा उस प्रेम को बयां करने में अपनी भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि तस्वीर यादों को ताज़ा कर देती है। जबकि सारी महिलाओं को बहुत प्यारी होती है, या वहीं तोहफा जब बेटे के हाथों मिले तो फिर बात ही कुछ और होती है। इस साड़ी के आंचल पर बिहार के डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर है, वहीं उसके बेटे को गले लगा करके प्यार करती दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे जाती है। मखाना भी इसी तरीके की एक फसल है। बिहार में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मखाने की खेती और उसके बीजों पर बम्पर सब्सिडी मुहैया करा रही है। बिहार बागवानी विभाग मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का
प्रत्यक्षण के लिए सरकार 75% अनुदान देती है। प्रति हेक्टेयर इन बीजों की इकाई लागत 97,000 रुपये है। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को मखाना के बीजों पर प्रति हेक्टेयर 72,750 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए किसान बिहार बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके मखाने के बीजों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मखाना प्रसंस्करण उद्योग पर भी सरकार सब्सिडी देती है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 15% तो फिर किसान उत्पादक संगठन के लिए 25% तक की आर्थिक मदद की जाएगी। अगर आप मखाने की खेती करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले जगह का चुनाव आपको करना होगा। जलाशयों, तालाबों, निचली जमीन में रुके हुए पानी को इसकी खेती के लिए चुनें। मखाने की खेती करने वाले के लिए ऐसी स्थिति काफ़ी फायदेमंद है। चिकनी दोमट मिट्टी भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। आपको बता दें कि मखाने की खेती धान के साथ भी की जा सकती है। दोनों ही फसलों को पानी की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में दोनों की उपज साथ में हासिल करके किसान डबल मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही देश में पेटेंट संरक्षण रद्द किया जाता है तो पेटेंट दवाओं की कीमत आधी हो जाती है, या फिर यदि पेटेंट बंद कर दिया जाता है या बंद करने की घोषणा भी कर दी जाती है तो फिर दवा की कीमत कम होने की संभावना है, जिससे दवाओं की कीमत कम हो सकती है। एक दवा जो अपना पेटेंट 50% तक खो देती है और 1 साल बाद थोक MRP मूल्य सूचकांक में बदलाव के साथ बदल जाएगा। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन किया है। पेटेंट संरक्षण समाप्त होने के बाद नई दवा की कीमतें तय की जाएगी। बात यह है कि आमतौर पर एक बार जब कोई दवा अपना वैश्विक एकाधिकार खो देती है तो फिर जेनरिक संस्करणों के प्रवेश के साथ कीमतों में 90% तक की कमी आ जाती है। सरकार का निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ऑफ पेटेंट ब्लॉकबस्टर दवाओं के लिए कैसे शुल्क ले सकती है। ये पिछले कुछ सालों से एक कठिन मुद्दा रहा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और फिर सरकार इसे हल करने में असमर्थ रही है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।